हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन एंड डूइंग वेल। तो हम लोग पढ़ रहे थे हमारे मैक्रो इकोनॉमिक्स का फर्स्ट यूनिट दैट इज नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स एंड आज है उसका लेक्चर नंबर 4। तो ये आज लास्ट लेक्चर है जिसमें हमारा एक ही टॉपिक बचा है जो है नेशनल इनकम एट करंट एंड कॉन्स्टेंट प्राइजेस, जिसको आज हम खत्म करेंगे। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या? तो नेशनल इनकम और कुछ नहीं होता बल्कि एक कंट्री के नॉर्मल रेजिडेंट्स जो भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं एक साल में, उन सब की मॉनेटरी वैल्यू को ही हम नेशनल इनकम कहते हैं। अब नेशनल इनकम को हम जीडीपी भी कह सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है, एक कंट्री में बहुत सारे गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है, राइट। वो सब राइस का भी होता है, वीट का भी होता है, मिल्क का भी होता है, क्लॉथ्स का भी होता है और बहुत सारी चीज़ों का होता है, जैसे मोबाइल फोन्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स कोई भी। और हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज को कोई एक कॉमन यूनिट में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, राइट। कोई सामान जो है वो केजीज में मेजर किया जाता है, कोई लीटर में किया जाता है, कोई पीस वाइज किया जा सकता है। जैसे अगर हम स्मार्टफोन बनाए तो हम कैसे गिनेंगे कि कितने स्मार्टफोन बनाए, 15 बनाए, 20 बनाए, 30 बनाए, ऐसे हम काउंट करेंगे। तो हमारे पास कोई एक कॉमन यूनिट नहीं है जिसमें हम उस गुड्स एंड सर्विसेज को मेजर कर पाए। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या निकाला कि हम सारे गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू को कंसिडर करते हैं और उन सब के सम को ही हम नेशनल इनकम या फिर जीडीपी ऑफ अ कंट्री कहते हैं, ठीक है। अब करंट एंड कांस्टेंट प्राइस की बात करते हैं। जब हम बात करते हैं करंट प्राइस की तो हम बात कर रहे हैं प्रिवेलिंग प्राइस की, यानी कि इस समय मार्केट में एक सामान का क्या प्राइस है, वो क्या है, हमारा करंट प्राइस है। और कांस्टेंट प्राइस क्या है? कांस्टेंट प्राइस वो प्राइस है कि उस सामान का एक बेस ईयर में क्या प्राइस था। अब बेस ईयर कौन सा ईयर होता है? देखो हम क्या करते हैं, हमने अभी पढ़ा, अभी मैंने बताया कि नेशनल इनकम या फिर जीडीपी एक ही बात है, जो भी हम कहना चाहें उसको हम मेजर करते हैं मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी। तो देखो हमने क्या किया, गुड्स एंड सर्विसेज को उनके प्राइजेस से मल्टीप्लाई किया। जैसे मान लो मैंने कहा मैंने वीट बनाया 10 किलो, ठीक है, और उसका प्राइस था 15 रुपये प्रति किलो। यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं, यहाँ पे प्राइस, ठीक है। फिर मैंने मिल्क बनाया, मिल्क का प्रोडक्शन हुआ मान लेते हैं 20 लीटर और 1 लीटर का प्राइस था 10 रुपये, ठीक है। अब टोटल मेरी जीडीपी क्या होगी मुझे ये बता दो। तो 15 इंटू 10 150 प्लस 20 इंटू 10 200, तो क्या आ जाता है हमारा 350। ये क्या है, मेरी नेशनल इनकम या फिर जीडीपी, जो भी मैं कहना चाहूँ, राइट। अब ये कौन सा प्राइस है, मान लेते हैं करंट प्राइस है, ठीक है। अब कांस्टेंट प्राइस देखते हैं। जैसे मैंने कहा करंट प्राइस को मैं P1 कह देती हूँ और कांस्टेंट प्राइस को मैं P0 कह देती हूँ। अब मैंने कहा कि पहले जो प्राइस थे, 10 साल पहले की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 10 साल पहले 1 लीटर दूध जो था वो कितने का था? वो 10 रुपये का नहीं, वो मान लेते मैंने कहा वो 5 रुपये का था, ठीक है। ऐसे ही 1 किलो वीट जो है वो 15 रुपये का नहीं बल्कि 10 रुपये का था। तो इस हिसाब से अगर मैं अपनी नेशनल इनकम निकालूं तो कितना होगा, 10 इंटू 10 दैट इज 100 प्लस 20 इंटू 5 अगेन 100 दैट इज 200। तो देखा जाए तो देखो मेरी नेशनल इनकम अगर मैं अभी के प्राइजेस के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कितनी आ रही है, 350। और अगर मैं 10 साल पहले के प्राइजेस के हिसाब से कैलकुलेट करूँ तो कितनी आ रही है, 200। यानी बेसिकली ये जो 150 से मेरी नेशनल इनकम इंक्रीज हुई है वो किसकी वजह से हुई है? इन्फ्लेशन की वजह से, महंगाई की वजह से, जो प्राइस बढ़ गए हैं। क्वांटिटी तो मेरी सेम है, मैं 2010 में यानी आज से 10 साल पहले भी यही प्रोड्यूस कर रही थी क्वांटिटी और आज भी यही प्रोड्यूस कर रही हूँ। चेंज जो आया वो किस में आया? मेरे प्राइजेस में। तो क्या मैं सच में कह सकती हूँ कि मेरी जीडीपी बढ़ी है? अगर मैथमेटिकली देखूँ तो यस, मेरी जीडीपी बढ़ी है। 350 टू 200, 150 का डिफरेंस है। यस, 150 से मेरी जीडीपी बढ़ी है। लेकिन अगर मैं टेक्निकली देखूँ तो मेरी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन तो नहीं बढ़ा। अगर मेरी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन नहीं बढ़ा यानी कि मेरी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं बढ़ी होगी, लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं बढ़ा, लोगों की इनकम नहीं बढ़ी, वेलफेयर नहीं बढ़ा,
है ना, यानी लोगों पे तो कोई इफेक्ट नहीं आया, बढ़ा तो सिर्फ क्या बढ़ा, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ी। ठीक है, तो चलिए, आई होप नेशनल इनकम एट करंट प्राइस और कांस्टेंट प्राइस का आपको फर्क पता चल गया होगा कि जब हम करंट ईयर के प्राइसेस पे नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं तो हम हो सकता है इन्फ्लेटेड प्राइस की वजह से हमारी नेशनल इनकम जो है वो ज़्यादा आ रही हो, लेकिन अगर हम उसे बेस ईयर के प्राइस से कंपेयर करें तो हमें एक्चुअल नेशनल इनकम का पता चलता है। इसीलिए नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस को हम रियल जीडीपी या फिर रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं, और करंट वाले को हम नॉमिनल जीडीपी या फिर नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। तो चलिए अब डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। National income at current price is the monetary value of finished goods and services produced by the normal residents of a nation in a year calculated at the current year's prices. Current year के prices पे calculate की गई। Example, consider calculating India's national income for 2020 to 21 at 2020 to 21 प्राइजेस, यानी 2020 से 21 की नेशनल इनकम को हम कैलकुलेट कर रहे हैं 2020 से 21 में प्रिवेलिंग प्राइसेस के अनुसार ही। इट इज ऑफन रेफर टू एज नॉमिनल नेशनल इनकम, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम भी कहते हैं। नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? इट इज द मॉनेटरी वैल्यू ऑफ द फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज दैट नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री प्रोड्यूस इन अ ईयर when calculated at base year price. Base year क्या होता है? A base year is a regular year that is free from price variations. जैसे मान लेते हैं जैसे हमारा ईयर 2020 था, है ना, ईयर 2020 टू 21 को हम कभी भी बेस ईयर नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इस टाइम हमारा कोविड आया हुआ था, जिसकी वजह से इकोनॉमी जो है वो स्टेबल नहीं थी, है ना, तो उसे हम उसमें प्राइस वेरिएशंस हो सकते हैं, है ना, क्योंकि काम धंधा लोगों का सब बंद था, हम लोग अपने अपने घरों में क्या थे, बंद थे, ठीक है, तो उसकी वजह से इकोनॉमी ने बहुत सफ़र किया। तो हम 2020 टू 21 को कभी भी बेस ईयर कंसिडर नहीं करते, तो इसीलिए अभी करंटली हम कौन से साल को बेस ईयर यूज़ करते हैं? 2011 टू 12 को हम करंटली बेस ईयर यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज रियल नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट कॉन्स्टेंट प्राइस को हम रियल नेशनल इनकम भी कहते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। अगर हम आज की प्रोडक्शन यानी क्वांटिटी ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड को अगर हम करंट प्राइस से मल्टीप्लाई कर दें, सॉरी क्वांटिटी इतना था ना मुझे, क्वांटिटी को अगर हम करंट ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा क्या आएगा? नॉमिनल नेशनल इनकम आएगा। और अगर हम क्वांटिटी को बेस ईयर के प्राइसेस से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा रियल नेशनल इनकम आएगा। A price index is an index number that shows the shift in the price level between two different periods of time. It indicates whether the increase or decrease in the national income from one year to the next is real or not. ठीक है, अब बेसिकली प्राइस इंडेक्स क्या होता है? प्राइस इंडेक्स एक ऐसा नंबर होता है जो शो करता है चेंज इन प्राइस लेवल बिटवीन टू डिफरेंट टाइम पीरियड्स, यानी कि 2 साल के बीच में। जैसे मान लेते हैं 2 साल 2011 से 12 जिसे हम बेस ईयर मान लें, और अभी जो हमारा साल चल रहा है मान लेते हैं 2024 से 2025 की अगर हम बात करें, तो इन दोनों सालों के बीच में प्राइजेस में कितना डिफरेंस आया, ये कौन शो करता है? हमारा प्राइस इंडेक्स शो करता है। प्राइस इंडेक्स का फॉर्मूला क्या है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस इंटू 100 डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स। ठीक है, ओके। अब डिफरेंस बिटवीन नेशनल इनकम एट करंट एंड कांस्टेंट प्राइस। सबसे पहले मीनिंग क्या होता है? नेशनल इनकम एट करंट प्राइस की बात करें तो इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट करंट ईयर प्राइसेस। जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस क्या होता है? इट रेफर्स टू द मनी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री इन अ ईयर मेजर्ड एट प्राइसेस ऑफ बेस ईयर। तो बेस ईयर प्राइस एंड करंट ईयर प्राइस, यही मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करें तो नेशनल इनकम एट करंट प्राइस जो है, इट इज़ नॉट अ गुड टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ अ कंट्री। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो इंक्रीज इन नेशनल इनकम है वो क्यों हो सकता है? इंक्रीज इन प्राइजेस की वजह से भी हो सकता है, इन्फ्लेशन की वजह से भी हो सकता है कि हमारे गुड्स एंड सर्विसेज का एक्चुअल प्रोडक्शन इंक्रीज ना हुआ हो,
इसीलिए ये इकोनॉमिक ग्रोथ मेजर करने के लिए एक अच्छा टूल नहीं माना जाता, जबकि नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस इज अ बेटर टूल फॉर मेजरिंग द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, क्योंकि यहाँ पे अगर नेशनल इनकम इंक्रीज हुई होगी तो वो किस वजह से हुई होगी, इंक्रीज इन गुड्स एंड सर्विसेज की वजह से ही हुई होगी, यानी कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ा होगा। कॉजेज ऑफ चेंज की बात करें तो इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन बोथ प्राइस एंड क्वांटिटी, अभी बताया, और ये अफेक्ट होता है सिर्फ चेंज इन क्वांटिटी की वजह से। कंपैरिजन, इट इज नॉट सुटेबल टूल फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स, एक्चुअली क्योंकि यहाँ पे नहीं पता कि प्राइस की वजह से नेशनल इनकम बढ़ी है या फिर क्वांटिटी एक्चुअली में बढ़ी है, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको ध्यान में रखते हुए कंपैरिजन कभी भी नहीं करते, हम हमेशा किसको लेके करते हैं, कांस्टेंट प्राइस को। इट इज जनरली यूज फॉर कंपेयरिंग द नेशनल इनकम ऑफ डिफरेंट ईयर्स। कैलकुलेशन की बात करें तो करंट प्राइस इंटू करंट क्वांटिटी कर दें तो हमें नेशनल इनकम ऑफ करंट, नेशनल इनकम एट करंट प्राइस मिल जाता है, और अगर बेस ईयर प्राइस और करंट ईयर की क्वांटिटी को मल्टीप्लाई कर दे तो हमें नेशनल इनकम एट कांस्टेंट प्राइस मिल जाता है। ऑल्टरनेटिव नेम, इसको हम नॉमिनल नेशनल इनकम कहते हैं और इसे हम रियल नेशनल इनकम कहते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, न्यूमेरिकल इलस्ट्रेशन, जिससे आपको और ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो हमारे पास बेसिकली 3 कमोडिटीज़ हैं, थोड़ा जूम करके लिखते हैं। एक है हमारे पास वीट, एक है क्लोथ और एक है हमारे पास मिल्क, ठीक है। अब क्वांटिटी 1, Q1 कौन सी है, करंट ईयर वाली, करंट ईयर वाली क्वांटिटी, इसको हम Q1 कह देते हैं। तो इस साल में हमने कितना प्रोड्यूस किया, 1500 and 250। प्राइस की बात करें, P1 कौन सा है, करंट ईयर का प्राइस, तो 20, 25 and 40, ये क्या है, पर केजी, पर मीटर एंड पर लीटर, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं P0 की, बेस ईयर का प्राइस, ठीक है। बेस ईयर में प्राइस कितना था, 12, 15 and 30 पर किलोग्राम, पर मीटर एंड पर लीटर, ठीक है। ओके, वापस इसको छोटा कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, अब हम यहाँ पे निकालेंगे हमारे नॉमिनल नेशनल इनकम लिख देते हैं एक को, या फिर नॉमिनल जीडीपी लिख देते हैं, और एक को हम रियल जीडीपी लिख देते हैं। अब हम करते हैं थोड़ा कंपैरिजन। नॉमिनल वाला हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी इनटू करंट ईयर का प्राइस, तो कितना हो जाएगा, 20,000, 12,500 एंड 10,000। रियल जीडीपी हम कैसे निकालते हैं, करंट ईयर की क्वांटिटी और बेस ईयर का प्राइस, 12,000, 7,500 एंड 7,500, ठीक है। तो टोटल कितना हो गया, ये हो गया 42,500 और ये हो गया 27,000। ये हमारी रियल जीडीपी है और ये हमारी क्या है, नॉमिनल जीडीपी है। तो जो डिफरेंस है कितना है, 15,500। तो क्या वो एक्चुअल में जीडीपी हमारी इंक्रीज हुई है 15,500 से, नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हम देख सकते हैं कि क्वांटिटी जो है वो सेम लिया हमने, क्वांटिटी जो है वो सेम है, जो इंक्रीज आया है वो किस वजह से आया है, सिर्फ प्राइस की वजह से आया। 12 to 20, 15 to 25, 30 to 40,
प्राइस इंक्रीज हुआ है, यानी कि जो ये इंक्रीज का रीजन है वो क्या है, इन्फ्लेशन है। ठीक है, यानी कि क्या इकोनॉमिक ग्रोथ हुई है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ जो है हमारी वो नहीं हुई है, ये सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लेशन है जिसकी वजह से हमारा नेशनल इनकम जो है वो इंक्रीज हुआ है। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। नॉमिनल जीडीपी एंड रियल जीडीपी, विच वन इज बेटर, कौन सा बेटर इंडिकेटर है, तो आंसर है रियल जीडीपी। क्यों, क्योंकि रियल जीडीपी क्या शो करता है, इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी, है ना, प्राइस से ये अफेक्ट नहीं होता। ठीक है, तो रियल जीडीपी इज बेटर देन नॉमिनल जीडीपी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। फर्स्ट इज इट हेल्प्स इन द डिटर्मिनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड प्रोडक्शन, क्यों, क्योंकि इट इज अफेक्टेड बाय चेंज इन फिजिकल आउटपुट ओनली। Second, better periodic comparison. Real GDP is better than nominal GDP for making periodic comparison in the production of physical output of goods and services over different years. Then third is facilitates international comparison. Real GDP जो है वो इंटरनेशनल कंपैरिजन्स में, यानी कि बाहर की कंट्रीज से भी जीडीपी का कंपैरिजन करने में हेल्प करती है। तो रियल जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी आल्सो फैसिलिटेट्स a better international comparison of the economic performance across the countries। ठीक है, अब रियल जीडीपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, अगर हमें नॉमिनल जीडीपी और प्राइस इंडेक्स गिवन है तो हम कैसे निकालेंगे, नॉमिनल जीडीपी डिवाइडेड बाय प्राइस इंडेक्स इनटू में 100, और अगर नॉमिनल जीडीपी निकालना हो तो रियल जीडीपी इंटू प्राइस इंडेक्स इंटू 100। इसी फॉर्मूले को हम इसमें लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है कि रियल जीडीपी है ₹200 और प्राइस इंडेक्स दिया हुआ है 110, हमें नॉमिनल जीडीपी निकालना है, तो हम कैसे निकालेंगे, रियल जीडीपी लिखा हमने 200, प्राइस इंडेक्स लिखा 110 और डिवाइड कर दिया उसे 100 से, ये 1 ये 2, तो इससे हमें क्या मिला 220। या हम ये भी कर सकते हैं कि ये जो हमारा प्राइस इंडेक्स दिया होता है ना, उसे हम हमेशा 100 से कंपेयर करते हैं। तो जैसे 110 था तो 10% जो है वो इन्फ्लेशन हुआ होगा, तो अगर मैं 200 में डायरेक्ट 10% ऐड करूँ तो भी मेरा आंसर क्या आएगा, 220 ही आएगा। तो हम ऐसे क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा जीडीपी डिफ्लेटर। जीडीपी डिफ्लेटर कुछ नहीं होता, प्राइस इंडेक्स ही होता है। ठीक है, GDP deflator का हो या price index. The real GDP of an economy is affected by change in its physical output only. However, the nominal GDP of an economy is affected by change in its price and physical output both. जो real GDP है वो सिर्फ physical output के change होने पे change होता है, लेकिन जो nominal GDP है वो चाहे price में change हो या फिर physical output, दोनों ही case में change होता है। For eliminating this effect of price change and for the determination of the real change in the physical output of an economy, GDP deflator is used. GDP deflator means average price level of goods and services of an economy that make up GDP. It is the ratio of nominal GDP to real GDP of the current year. Current year की nominal GDP divided by real GDP into 100 कर दो तो हमारा क्या निकल आएगा, GDP डिफ्लेटर या फिर प्राइस इंडेक्स, एक ही बात है। अरे तेरी बार बार बंद क्यों हो रहा है, ठीक है। जीडीपी एंड वेलफेयर, अब हमें हमेशा क्या लगता है कि जीडीपी और वेलफेयर का ना आपस में बहुत ज़्यादा लेना देना है। क्यों, क्योंकि अगर एक कंट्री का जीडीपी इंक्रीज होता है, यानी कि हम क्या मान लेते हैं कि उसमें गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ होगा। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाया होगा, एम्प्लॉयमेंट की वजह से लोगों का इनकम बढ़ा होगा, इनकम की वजह से उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ा होगा, है ना। और अगर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा तो ऑब्वियसली क्या बढ़ेगा, लोगों का वेलफेयर भी बढ़ेगा। तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि जीडीपी एंड वेलफेयर आर डायरेक्टली रिलेटेड, यानी कि अगर जीडीपी बढ़ेगी तो वेलफेयर बढ़ेगा, जीडीपी घटेगी तो वेलफेयर घटेगा। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, हायर जीडीपी नॉट ऑलवेज मीन्स हायर वेलफेयर।
ऐसा क्यों, देखते हैं। हायर जीडीपी डज नॉट ऑलवेज मीन ग्रेटर वेलफेयर फॉर द पीपल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। पहला आता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी। अब जैसे मान लो एक कंट्री की जो जीडीपी है वो इंक्रीज हो गई, तो जीडीपी जो है वो कभी भी ये नहीं बताती कि ये जो इनकम इंक्रीज हुआ या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो हमारी प्रोड्यूस हुई है, इंक्रीज हुई है, तो इसकी वजह से क्या उसका बेनिफिट सभी को समान रूप से मिला है या नहीं। हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, इन इक्वालिटी इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन हो। जीडीपी बढ़ा है, ठीक है, मान लिया कि लोगों की इनकम भी बढ़ी है, लेकिन क्या सभी लोगों की इनकम बढ़ी है? ऐसा नेसेसरी नहीं है, और ना ही जीडीपी ऐसा कुछ इंडिकेट करता है। तो इसीलिए चाहे हो सकता है कि जीडीपी बढ़े लेकिन उसका बेनिफिट सभी लोगों को ना मिले। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जीडीपी इस बात का पहला लिमिटेशन है। Sometimes a higher GDP results in rise in inequalities in the income distribution amongst the people. कभी कभी क्या होता है कि जीडीपी के बढ़ने से इनकम डिस्ट्रीब्यूशन में जो इनइक्वालिटीज हैं, यानी कि रिच बहुत ज़्यादा रिच है, पुअर जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर है, ये जो इनइक्वालिटीज हैं, इन लोगों के बीच का ये जो गैप है अमीरी और गरीब लोगों के बीच का, ये और ज़्यादा बढ़ जाता है। अमीर और अमीर होता जाता है और गरीब और गरीब। Inequality in income distribution refers to rise in gap between the rich and the poor. GDP does not consider the change in the income distribution of a country. Therefore, in some cases, a rise in GDP does not mean an increase in the welfare of people. ठीक है। देन सेकेंड इज नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस। नॉन मॉनेटरी एक्सचेंजेस में उसने क्या बोला कि कई बार ऐसी सर्विसेज होती हैं जिनकी वजह से लोगों का वेलफेयर तो इंक्रीज होता है, लेकिन उसे हम नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, यानी कि हमारी जीडीपी कैलकुलेट करते हुए कंसिडर नहीं करते, जिसकी वजह से हमारी जीडीपी तो नहीं बढ़ेगी लेकिन लोगों का वेलफेयर ज़रूर बढ़ा होगा। जैसे देयर आर मेनी एक्टिविटीज सच एज किचन गार्डनिंग, हाउसवाइफ सर्विसेज एक्सेट्रा in an economy that are not measured in the monetary terms but influence the economic welfare of the people। क्योंकि हम इन्हें मॉनेटरी टर्म्स में मेजर नहीं कर सकते, इसीलिए हम इन्हें अपनी नेशनल इनकम में या फिर जीडीपी में काउंट नहीं करते, लेकिन ये लोगों का इकोनॉमिक वेलफेयर ज़रूर बढ़ाती हैं। These activities are not included in the determination of GDP because of the lack of data available. Therefore, it might be possible that there is no rise in GDP, but actually it has increased the non-monetary exchanges. Welfare has increased from the monetary exchanges. यहाँ पे it का मतलब welfare से। Then third is change in prices. जैसे हमने पढ़ा कि GDP जो है कौन कौन सी होती है, नॉमिनल या फिर रियल। तो ये भी हो सकता है कि जीडीपी में जो इंक्रीज आया वो किसकी वजह से आया हो, प्राइस के चेंज होने की वजह से, यानी कि प्राइस के बढ़ने की वजह से कोई रियल चेंज ना आया हो, बल्कि वो नॉमिनल जीडीपी हो। समटाइम्स द जीडीपी ऑफ एन इकोनॉमी increases because of increase in price of goods and services but not because of rise in physical output of goods and services. In these case, GDP as an index to measure welfare is not reliable. यहाँ पे जीडीपी जो है वो वेलफेयर का एक मेजर नहीं है, हम जीडीपी से वेलफेयर को मेजर नहीं कर सकते। देन फोर्थ इज एक्सटर्नैलिटीज। एक्सटर्नैलिटीज मीन एनी बेनिफिट और हार्म of an activity that is caused by an individual or organization for which they are not paid or penalized। मतलब बेसिकली किसी और व्यक्ति की कोई भी एक्टिविटी की वजह से अगर किसी और व्यक्ति को, किसी दूसरे व्यक्ति को फायदा या नुकसान होता है, वो क्या होता है, एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। ठीक है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एक्सटर्नैलिटीज। अब वो एक्सटर्नैलिटीज कैसे हो सकते हैं, पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। मतलब कि मान लो मेरे किसी काम की वजह से, जैसे मान लेते हैं कि मैंने कहा कि भाई मैं एक पार्क बनवा देती हूँ, ओहो, तो उस पार्क में आएंगे तो सभी लोग, मैंने एक पब्लिक पार्क बनाया, वहाँ पे सब लोग आ सकते हैं, ठीक है। तो खर्चा बेसिकली किसने किया, मैंने किया, लेकिन इफेक्ट उसका किस पे पड़ा, सब लोगों पे पड़ा। क्या पॉजिटिव पड़ा या नेगेटिव, पॉजिटिव ही पड़ा यार, लोगों को पार्क मिल गया, बच्चे वहाँ खेल सकते हैं, लोग वहाँ पे घूम सकते हैं, है ना। ऐसी नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज भी हो सकते हैं, जैसे पॉल्यूशन वगैरह में होता है ना। जैसे मान लो मैंने किसी रेजिडेंशियल एरिया के पास अपनी फैक्ट्री लगा दी, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो हार्मफुल गैसेस रिलीज होंगे उसकी वजह से लोगों को तकलीफ हो गई, लेकिन फिर भी वो उस फैक्ट्री का कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो परमिटेड है। ठीक है। तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज आर दोज एक्टिविटीज दैट बेनिफिट अदर पीपल। ऐसे काम जिनकी वजह से दूसरों को फायदा होता है, वो क्या होता है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। फॉर एग्जाम्पल
Public parks are used by people for pleasure for which they have not made any payment. Positive externalities result in an increase in welfare. However, negative externalities are those activities that harm other people. For example, pollution caused by people and industries for which they are not always penalized. Negative externalities क्या करती है? They decrease welfare. ठीक है. Then last आता है हमारा rate of population growth. If a country's rate of population growth is higher than the rate of GDP growth, then it will have an adverse impact on the economic welfare of the economy. It happens because the per capita availability of goods and services will decrease due to rise in population. ठीक है. तो अगर जीडीपी के इंक्रीज होने के रेट से ज़्यादा रेट से हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, तो उस केस में क्या होगा, जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो कम पड़ जाएंगे और पॉपुलेशन हमारी जो है वो एक्सीड हो जाएगी, जिसकी वजह से लोगों का वेलफेयर कम हो जाएगा, स्कैरसिटी होने लगेगी, हम डिमांड को मीट नहीं कर पाएंगे. ठीक है. सो दैट वाज इट. आई होप आपको समझ आया होगा कि नॉमिनल जीडीपी क्या होता है, रियल जीडीपी क्या होता है, हम दोनों के बीच में डिस्टिंग्विश क्यों करते हैं, कैसे किया जाता है. ये न्यूमेरिकल एग्जाम्पल है. इनका मेन रीज़न क्या है कि हम नेशनल इनकम को रियल एंड नॉमिनल नेशनल इनकम में डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न है हमारा इन्फ्लेशन. देन बेटर इंडिकेटर कौन सा है नॉमिनल और रियल में से, दैट इज ऑफ कोर्स रियल जीडीपी, क्योंकि ये शो करता है इंक्रीज इन जीडीपी ड्यू टू इंक्रीज इन क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. प्राइस के इंक्रीज होने से या डिक्रीज होने से रियल जीडीपी पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता. तो यानी कि बेसिकली ये इन्फ्लेशन का जो इफेक्ट है उसको एलिमिनेट कर देता है. उसके बाद हमने प्राइस इंडेक्स के बारे में पढ़ा, एंड देन हमने पढ़ा कि जीडीपी एंड वेलफेयर को हम यूजुअली मान के चलते हैं कि ये लोग डायरेक्टली रिलेटेड हैं. जीडीपी बढ़ती है तो वेलफेयर बढ़ता है और जीडीपी घटती है तो वेलफेयर घटता है, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता. कुछ एक्सेप्शंस कह लो या फिर लिमिटेशंस कह लो, तो वो ये 5 लिमिटेशंस हैं हमारे पास. तो दैट्स इट. हमारा पहला यूनिट नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स खत्म होता है यहाँ पे. अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं. हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ. टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग. एंड अगर अभी तक आपने हमारी व्हाट्सएप कम्युनिटी को और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिए हुए हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.